मोहतरम हज़रात, जो गुफ्तगू मैं आपके दरमियान कर रहा था और इसी दरमियान हमारे सदर मुहतरम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर शेर महाराष्ट्र हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ले आए थे। मैं ये चाहता हूँ वो दो चार बातें मुकम्मल कर लूँ ताकि वो सिलसिला एक मरतबा मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले तो हम आज जो हमारे मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त फ़ारिग करके, हमारे शब्बीर बिल्डर साहब SK बिल्डर तशरीफ़ ला चुके थे, वो करीम ख़ान साहब सदर उत्तर भारतीय संघ और ज़ियाउल्लाह साहब प्रिंसिपल, इमरान फ़रीद साहब रफ़ीक़ा स्कूल मुमरा कौसा के प्रिंसिपल भी हैं और जमीयत उलमा मुमरा कौसा के मेंबर भी हैं, मौलाना फ़ैसल साहब जो मुदीर हैं अल मिसबाह पर्चे के, मौलाना कमल हुदा साहब जो कारपोरेटर भी हैं, और हमारी जमीयत उलमा मुमरा कौसा की बॉडी हमारे सदर हाफिज़ करम हुसैन साहब जो तकरीबन एक हफ़्ते से इस प्रोग्राम की तैयारी में रातों दिन मसरूफ़ हैं, हाफिज़ अयूब ख़ान साहब जो हमारी जमीयत उलमा मुमरा कौसा के सरपरस्त हैं, वो भी इस टीम में कदम ब कदम शाना बशाना साथ चल रहे हैं, हाफिज़ अयाज साहब जो बेचारे रातों दिन उनको फ़ोन लगाओ सलाम दुआ बाद में करते हैं, इजलास की दावत पहले देते हैं वो। बहरहाल हम सब शुक्रगुज़ार हैं उनके, मौलाना इकबाल साहब, कारी शमीम साहब, अज़ीम शेख साहब और दीगर वो सारे मेहमानान, अगर मैं उनका नाम न ले सका तो आप तमाम लोगों की आमद पर हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुज़ार हैं। हेलो, कोई बात ठीक है। मैं जो आपके दरमियान गुफ्तगू कर रहा था, एक आध बातें करके मैं अगले मुकर्रिर को दावत दूंगा। जिन 40 चीज़ों में तब्दीली की कोशिश की गई, कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि बेमकसद उसमें इजाफ़ा किया गया है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। जिस तरह इंशाअल्लाह इजलास के ख़त्म होने पर करीब की मस्जिद में माले पर नमाज बाजमात का अहतमाम किया जाएगा। सिर्फ़ जमात की नमाज के लिए उठकर न जाएं, कोई और मजबूरी हो तो अलग बात है। इंशाअल्लाह हम सब बाजमात नमाज अदा करेंगे। गई है छेड़छाड़, कुछ चीज़ें तो बेमकसद डाली गई उसके अंदर, जैसे औरत भी मेंबर हो सकती है और कोई आदमी अपनी मिल्कियत के बग़ैर वक्फ़ नहीं कर सकता है। ये सब बातें पुरानी हैं, कोई नई बात नहीं है। असल बुनियादी गंदगी जो मैं समझता हूँ वो ये कि आपको आज वक्फ़ की प्रॉपर्टी का वक्फ़ करने वाला जो शख्स था 100 साल पहले, उसकी मिल्कियत साबित करके वक्फ़ का प्रूफ करना होगा। इस बात का समझ रहे हैं आप? ये बिल्कुल वही कहानी है कि आपके पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, इलेक्शन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, हमको 60 साल बुढ़े की जन्मपत्री चाहिए। वो बेस क्या बनाएगा जन्मपत्री के लिए? दोबारा पैदा होगा। वक्फ़ करने वाला 100 साल पहले वक्फ़ करके दुनिया से चला गया, उसके बच्चों को मालूम है कि अब्बा जान ने ये प्रॉपर्टी मदरसे में, मस्जिद में, इदारे में दे दी, बेताल्लुक़ हो गए वो। अब एक प्रॉपर्टी यूपी में है, वक्फ़ की है, वहाँ उसको साबित करना है यूपी वक्फ़ बोर्ड में। फैमिली मुमरा बम्बई भिवंडी में रहती है, किसको फुर्सत है कि जाकर पैरवी करेगा? वो प्रॉपर्टी जो अब्बा दान कर चुके हैं इदारे को, हमें क्या पड़ी? और प्रूफ करेगा कौन उसके अलावा? और मुद्दत सिर्फ 6 महीने। क्या कहना चाहते हैं आप? जो चीज़ें पहले से वक्फ़ बोर्ड के एंट्री में मौजूद है, सरकारी रिकॉर्ड में,
अंग्रेज़ दौर हुकूमत से वो चीज़ें वक्फ साबित शुदा चली आ रही हैं। आज़ादी से पहले से, मुल्क के दस्तूर के बनने से पहले से वो चीज़ सरकारी रिकॉर्ड के अंदर वक्फ मौजूद है। आज उसको हम साबित करने खड़े होंगे? वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है, भले काम के लिए, सरकार अपनी मर्जी से उसमें जहाँ चाहे खर्चा करेगी। अस्पताल चलाएगी, स्कूल चलाएगी, लंगर चलाएगी। वक्फ हुआ है दारुल फलाह के लिए, जामे मस्जिद कौसा के लिए, और वो बटेगा पूरे महाराष्ट्र में कि खुला उल्लंघन नहीं है। इस किस्म की बहुत सी बातें आज हमारे जिन मुकर्रीन का हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक आम मिजाज है कि देर में चलेंगे, आखिर बोलेंगे, मज़ा आएगा, जबकि ये चीज़ अखलाकी तौर पर नामुनासिब है। मैं दोनों एमएलए के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उनको दावत दी है, आप फ़ोन करके उनको बुलाइए। अगर हमारा वक्त मुकम्मल हुआ तो हम बाद में फिर बात करने का मौका दे सके, ज़रूरी नहीं है। 8:45 बज रहा है, अगर वो टाइम पर आते हैं तो स्पीच होगी, वरना फिर कोई गारंटी नहीं है। हमने पूरी इज्जत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ दावत दे रखी है, लेकिन ये मजमा अपना कीमती वक्त लेकर आया हुआ है। और इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे सदर मुहतरम मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब, जो बहुत मसरूफ़ थे, बम्बई से चंद घंटों का टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। अगर वो हजरात और पहले आए होते, हम उनको पहले पेश कर देते, लेकिन इंतज़ार करने में हम मजमे को रोक तो नहीं सकते हैं। इसलिए और आपको बतला दूँ, सदर मुहतरम सिर्फ तंजीम के ज़िम्मेदार है, इतना नहीं है। आज से तकरीबन 30-35 साल से सियासी मैदान में सरकार किसी की भी हो, विलासराव देशमुख हो या चौहान साहब हो, या पिछली सरकारों के अंदर आपके फडणवीस साहब हो, उद्धव साहब, कोई भी हो, मैंने वो मंज़र देखा है, एमएलए और मिनिस्टर चलते हुए रुक कर हमारे सदर मुहतरम को सलाम करते हैं, हालचाल पूछते हैं। आपका पूरा वक्त कौम मिल्लत के लिए भाग दौड़ में गुजरता है। महाराष्ट्र सूबा बहुत बड़ा है और ख़ास तौर पर औकाफ के लिए आपकी बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं समझता हूँ इस मौजू पर इनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर, हम सब के कायद मुहतरम मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और मौजू पर भरपूर गुफ्तगू करें। उसके बाद आइए, कुर्सी रखो। कुर्सी रखाओ, ठीक है, चलेगा। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब क़ासमी मद्ददिल्लाहुल आली, नाज़िम तंज़ीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र, और इसी तरीक़े से हमारे मुमरा कौसा जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये वक्त का मौजू खुश्क मौजू है। क्यों? तो हम सब लोगों ने इसको खुश्क मौजू बना दिए। और लेकिन ये मौजू बहुत अहम मौजू है और ये सिर्फ वक्फ बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हर हुकूमतों में अलग अलग इसके शोबे हुआ करते थे और वक्त का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में कम मिलता था और आपके लैंड रिकॉर्ड में ज़्यादा मिलता था। वक्त का रिकॉर्ड ज़्यादा आपको अगर कहीं मिलता था तो कलेक्टर ऑफिस में मिलता था। और इसी तरीके से खालसा पत्र बोलकर एक वक्त का एक मेन रिकॉर्ड होता था और उस रिकॉर्ड के ऊपर सारी बुनियादें चलती थी। उसके बाद ये हुआ कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद मुल्क जब तकसीम हो गया तो
मुल्क का जो क्रीम था, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो सब मुल्क छोड़कर चला गया। माफ कीजिएगा, मेरी बात सख्त होगी, यहाँ वो लोग रह गए जिनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था, और जितना क्रीम और पढ़ा लिखा तबका था वो मुल्क छोड़कर चला गया। अब उसमें अगर जाएंगे तो वो उसमें हमारे असलाफ और हमारे अकाबरीन की कुर्बानियाँ हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में जीना और इस मुल्क में मरने का फैसला किया था। वो अलग मौजू है, उस पर किसी वक्त बात करेंगे। जब मुल्क तकसीम हो गया तो कुर्बान जाइए मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह पर, जो हिंदुस्तान की दस्तूरसाज कमेटी के मेंबर थे और हिंदुस्तान के सबसे पहले पार्लियामेंट मेंबर थे। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद और बड़ी कुर्बानी के बाद एक कस्टूडेंट एक्ट बनाया। कस्टूडेंट एक्ट क्या था कि जो लोग यहाँ से चले गए उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे, उस प्रॉपर्टी के बदले जो प्रॉपर्टी मिल रही थी, उस प्रॉपर्टी को कैसे महफूज किया जाए। और यहाँ पर हुकूमत ने एक सीलिंग एक्ट लाया था, सीलिंग एक्ट। वो सीलिंग एक्ट ये था कि अगर किसी के पास 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उस ज़मीन को आदिवासियों में और अदर बिरादरियों में तकसीम कर दिया जाए। ये बड़ी ज़ोर शोर से ये चीज़ चलते रही, लेकिन उसी ज़माने में हज़रत मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान की दस्तूरसाज कमेटी के मेंबर थे और पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने मुल्कगीर पैमाने पर दौरा किया। दौरा करके जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ कॉन्फ्रेंस ली और जगह जगह पर मुसलमानों को वक्त की अहमियत और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आगाही दी। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। अब लीजिए कि सबसे पहले जो वक्फ एक्ट बना, वो वक्फ एक्ट बनाने में जो मेन अहम भूमिका निभाई थी वो शख्सियत थी मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मौलाना हाशमी साहब और इसी तरीक़े से खुदवाई साहब। ये सारे लोगों ने मिलके एक वक्फ एक्ट बनाया। अब वक्फ एक्ट में तरमीमात होती रही, हर दौर में अलग अलग नमूने से इसके अंदर तरमीमात हुई। अब वो तरमीमात होते 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 यहाँ तक के नौबत आई कि मुसलमानों की जो टोटल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में से 10% प्रॉपर्टी भी अभी बाकी नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये इसका जरा इको कम कीजिए, इको कम कीजिए। इसकी बुनियादी वजह क्या है ये समझिए आप। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें ज़्यादातर गलतियां हमारी हैं। अब उसको गलती भी नहीं बताएंगे। सरकारें चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, वो सरकारों ने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को तबाह और बर्बाद किया। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मुसलमानों की हालत तकसीम के बाद इस नवियत पर पहुंच गई थी कि उनके ज़रिए हिफाजत करना मुमकिन नहीं था
तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी ही तबाह और बर्बाद हो गई। ये दो नवीयतें हो गई। तीसरी नवीयत यह है कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड कब आया। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड आया वक्फ एक्ट 1995 लागू होने के बाद। वक्फ एक्ट 1995 बनने से पहले महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड नहीं था। मराठवाड़े के हद तक वक्फ बोर्ड था और एक छोटा सा एरिया था जो 8 जिलों पर मुश्तमिल था, जो हैदराबाद से अटैच था। वहां एक मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था। बाकी इधर की जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चार्टी कमिश्नर के अंडर में थी। वक्फ एक्ट 1995 बना और वक्फ एक्ट पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ 2000 में और इसका निफास हुआ 2002 में पूरे महाराष्ट्र में। अब उससे पहले तक जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टियां थी वो कहां थी और वो कैसे महफूज थी। वो जो महफूज थी या तो वो चार्टी कमिश्नर के अंडर में प्रॉपर्टी थी पूरी, और इसी तरीके से वो पूरी प्रॉपर्टी चार्टी कमिश्नर के पास थी। और जब वक्फ एक्ट 1995 2000 में जब लागू हो गया तो उस प्रॉपर्टी को निफाज के लिए और उसके मसाइल हल करने के लिए पूरे स्टेट में वक्फ बोर्ड बना। वक्फ बोर्ड का आज भी, अभी पिछले महीने की 27 तारीख को जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जिले में वक्फ ऑफिसर देना तय हुई है। आज तक वक्फ ऑफिसर नहीं थे। अब यहाँ हमारी 3 किस्म की लड़ाइयाँ हैं। एक लड़ाई हुकूमत से है और एक लड़ाई हमारी अपने आप से। महाराष्ट्र के 36 अजला में से लगभग 34 अजला का हम लोगों ने दौरा किया और 34 अजला का दौरा करने का मेन मकसद क्या था और वहाँ क्या तरबियती कैंप था, हजरत मुफ्ती साहब अपनी बात में तफसील से उसको रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में एक तरबियती कैंप लिया जा रहा था। उसका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो दर्जे रजिस्टर औकाफ हो जाए। मैं एक जिले में गया, अभी आज मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर 550 मसाजिद हैं। कितने 550 और रिकॉर्ड में है 166। रिकॉर्ड में कितने हैं? 166। जमियत उलमा महाराष्ट्र ने उसके लिए एक ऑफिसर मुतय्यन किया और हर जिले में जाके तरबियती कैंप ट्रेनिंग कैंप लिए कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागजात, मसाजिद के, मदारिस के नहीं, मसाजिद के जितने कागजात हैं वो आप अपने जितने कागजात भी हैं उसको दर्जे रजिस्टर वक्फ कराइए। लेकिन किसी ने इसको नहीं कराया और किसी की इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं है। माफ करना, आज के एक तरबियती कैंप से, आज के इस इजलास से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके सामने सर भी पटक के ले तो कोई फायदा नहीं होगा। ये इतनी मरमर जमियत उलमा क्यों कर रही थी? क्या जरूरत थी इसको करने की? इसका बुनियादी मकसद समझिए। आज जो है मुल्क के अंदर सारी प्रॉपर्टी का जो झगड़ा चल रहा है वो क्या चल रहा है? मस्जिद पूरी बन जाती है, नल किसके नाम पे है? दादा के नाम पे। मीटर किसके नाम पे है? बाबा के नाम पे। मस्जिद का रिकॉर्ड क्या है? तो मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे दोस्त थे, बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक मस्जिद का केस चलने लगा और उन्होंने फैसला दिया कि ये मस्जिद का जो है ये मस्जिद तोड़ दो। रोड वेंडिंग में मस्जिद जा रही है। हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिला, बहुत तारीखी चीज है वो,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मस्जिद की हिफाजत के लिए जफर सैफुल्ला बोलकर थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया था कि वहां जाओ और जाकर सिचुएशन देखो। उस जमाने में उस जिले के पालक मंत्री हुआ करते थे पदम सिंह पटेल, और वहां का कलेक्टर था चहल। अब वो जाके पालक मंत्री बोलने लगे ये मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगी, और वो कलेक्टर बाद में बोलने लगा मिनिस्टर बोलते रहते अपने को अपना काम करने का है। ये बात चली और कोर्ट में फैसला गया। तो वो जज साहब ये पूछने लगे कि ये कॉलेज में मैं पढ़ा हूं और इसी मस्जिद के सामने मैं रहता था, ये मस्जिद 30 बाई 30 की थी, आज ये मस्जिद 100 बाई 100 की है। ये मस्जिद की जगह तुम्हारी है, मैं ये मान रहा हूं, ये कब्रिस्तान है, ये तुम्हारी जगह है, लेकिन तुमने इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिया? जब तुमने इसको लंबी चौड़ी बनाए तो इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिए? ये सूरत हाल पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे मुल्क की ये सूरत हाल है कि हम ख्वाब गफलत से उठने के लिए तैयार नहीं। हम तो सिर्फ सदारत के झगड़े में हैं, मस्जिद कमेटी की सदारत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मेन जो बुनियादी स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसके लिए हम तैयार नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, आज जो हुकूमतें तरमीम की बात कर रही हैं, आज भी महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की विरासत की अपील अगर कहीं चलती है तो वो एसडीएम के पास चलती है। आपके पास एसडीएम को डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, और डिप्टी कलेक्टर को क्या कहते हैं? नाजिम अतियात। क्योंकि ये प्रॉपर्टी अतियात एक्ट में आती है, इसलिए विरासत वक्फ बोर्ड में नहीं चलती है, विरासत चलती है एसडीएम के पास। एसडीएम मुतय्यन करता है कि इसका मुतवल्ली कौन है और इसका वारिसदार कौन है, उसके पास ये सारे केस चलते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये हुकूमत ने ये जो बिल लाई, हुकूमत ये बिल ला रही है, लाएंगी, हर हुकूमतें लाएंगी। हमने, हमारे दोस्त थे विलासराव, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, हमने एक सवाल किए थे, एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था। हमारा ये सवाल था कि भाई मुसलमानों ने प्रॉपर्टी खाए ना, ठीक है, मुसलमानों का छोड़ दो, वो देख लेंगे हम, हमको क्या करना है। वक्त की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास कितनी है, बस ये तय कर दो। तो वो प्रॉपर्टी की जब लिस्ट हमने दिए थे कि फला फला मिनिस्टर के पास इतने इतने 100 एकड़ जमीनें हैं, और किन किन मिनिस्टर के पास कितनी कितनी जमीनें हैं, किसमें किसका शक्कर कारखाना बना हुआ है, किसके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के एमएससीबी के ऑफिस कहाँ हैं, और बस स्टैंड कहाँ हैं, ये जो अगर सारी लिस्टें अगर आपके सामने आएंगी, हमने उनसे यही मुतालबा किया था कि आप मेहरबानी करके जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के ताबे में है, आप उस प्रॉपर्टी का किराया महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को अदा कर दीजिए। तो हुकूमत को वो बात भी अच्छी नहीं लगी, वो बात भी अच्छी नहीं लगी। वक्फ एक्ट 1995 आया तो हमारा ये डिमांड था कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इख्तियारात हैं, फॉरेस्ट के जो इख्तियारात हैं, इसी तरीके से आप वक्फ बोर्ड को वो इख्तियारात दीजिए कि वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे नाजायज जो कब्जे हैं वो कब्जे निकल सके, लेकिन वो निकल भी नहीं सके। वक्फ बोर्ड में इतनी ताकत ही नहीं है, माफ कीजिएगा, उतना पावर ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ अगर जाके खड़े हो जाए और कलेक्टर उसको बात करे। ये ऐसी सूरत हाल मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। हजारों केसेस ऐसे हैं जो 50-50 साल से चल रहे हैं। कहां चलते? दो तरह के केस चलते हैं। एक केस चलता है दीवानी में, आपको लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से आपको जाना पड़ेगा एमआरटी।
फिर उसके बाद वो जा सकता है सेक्रेटरेट। दूसरे एक है माल की अदालत, आप जाएंगे तहसीलदार, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर, कलेक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से एमआरटी, एमआरटी से सेक्रेटरेट। तो सारी उम्र जो जिंदगी जा रही है सिर्फ लड़ाई में जा रही है। लेकिन याद रखो जिंदा कौम की अलामतें क्या होती है। जिंदा कौम जीती है अपने लिए नहीं, जिंदा कौम जो जीती है वो दूसरों के लिए जीती है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। अभी जो बिल पार्लियामेंट में आया और वो बिल जो वापस गया और जॉइंट कमेटी के पास जो गया है, उसके मेंबरान में हमारे खासदार साहब भी हैं। हम सब लोग उनका समीम क़ल्ब के साथ शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं। मैं आप हजरात से 2-3 बातें अर्ज कर रहा था। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं अर्ज कर सकते, इसलिए कि अभी आपको खासदार साहब को सुनना है, आमदार साहब को सुनना है। बात बुनियादी क्या है कि कुछ लड़ाई जो हुकूमतों की है वो हुकूमतों से लड़ेंगे, कुछ लड़ाई आपसे है वो आपसे बात करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी की बर्बादी में हुकूमतों का हाथ है, ये बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, सारी दुनिया जानती है। जब वक्फ एक्ट 1995 लागू हुआ और वो 2000 में महाराष्ट्र में लागू हुआ, निफास हुआ उसका, और पहला वक्फ ट्रिब्यूनल बना वो औरंगाबाद में, विलासराव जी सीएम थे, वहाँ पहला वक्फ ट्रिब्यूनल बना। उससे पहले महाराष्ट्र की आवाम ने वक्फ बोर्ड नाम की चीज नहीं देखी थी, क्यों? तो सारी प्रॉपर्टी चार्टी कमिश्नर में थी। लेकिन अब मैं आपसे एक अपील करने के लिए खड़ा हूं। जिंदा कौम की अलामत क्या होती है? और ये आज का जलसा कोई नया जलसा नहीं है। हम 2019 से लेके कल तक पूरे सूबे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। कल मैं परसों के दिन एवत महल में था, तो हमारा हर जगह ये मुहिम रहती कि आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए, और उसके लिए जगह जगह टीम बनती है। वो टीम बन के जिस अंदाज में वो काम कर रही है और जिस अंदाज में वो टीम जद्दोजहद कर रही है, तो उसका मेन बुनियादी मसला क्या है? मेन बुनियादी मसला नंबर 1 ये है कि आप अपने अंदर बेदारी पैदा करें, और जब आप अपने अंदर बेदारी पैदा कर देंगे तो आप मस्जिद कमेटी और इसी तरीके से वक्फ कमेटी के बजाय आप सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका सारा रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड बोलने के बाद सिर्फ वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड नहीं है, आपने कारपोरेशन से परमिशन लिया, कारपोरेशन का रिकॉर्ड आपके पास होना, इसी तरीके से आप लाइट बिल मस्जिद के नाम पे होना, इसी तरीके से नल बिल मस्जिद के नाम पे होना, सिटी सर्वे का रिकॉर्ड आपका क्लियर होना। ये सारी बुनियादी मसाइल, आपको याद होगा कि अभी हाई कोर्ट में एक केस जीते हैं, यानी आज से चंद साल पहले औरंगाबाद के 140 मसाजिद और उसके अंदर मंदिर भी रोड वाइंडिंग में तोड़ने के ऑर्डर आ गए, और उसमें वो मसाजिद जो 800 साल पुराने, 900 साल पुराने, ये सारी चीजें थी। लेकिन वहां के कुछ
जिंदा दिल साथी थे। अमानुल्लाह खान साहब मर गए अभी चंद दिन पहले। वो लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड तैयार किए कि हाई कोर्ट ने कारपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लथाड़ दिया और कहा कि इतना रिकॉर्ड होने के बावजूद जब तुमने रोड वेंडिंग का प्लान बनाया तो ये रिकॉर्ड को सामने क्यों नहीं रखा। सारी की सारी इबादत गाहें जितनी तोड़ने का ऑर्डर हुआ था सब के सब महफूज हो गए। तो अब आप आज के इजलास के जरिए ये अहद कर रहे हैं कि अब अपने मसाजिद, अपने कब्रस्तान, अपने इबादत गाहों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे। करेंगे ना? जरा हाथ उठा के बता दीजिए मुझे। अगर आपने इतना अहद कर लिया तो आज का होने वाला जलसा ये कामयाब होगा। मैंने बहुत लंबी चौड़ी का टाइम आपसे लिया, बीच में नमाज का वक्त आ गया। अभी आप हजरात को, दूसरे हजरात को सुनना है। इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, हमारे सदर मुहतरम से आपने इस मौजू पर बुनियादी बातें समाअत फरमाई। यानी एक तरफ तो वक्फ़ के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने वालों से हमको मुकाबला करना है, जंग करनी है। लेकिन जो चीज़ वक्फ़ की हमारे पास है, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हमारे मकबरे, बड़ी बड़ी दरगाहें, मुल्क में बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, उनमें से अक्सर के पास ज़मीनें हैं औक़ाफ़ की। तो आप अपनी चीज़ को सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त और पुख्ता कर लें, अभी भी सवेरा है। हमें बहुत खुशी है कि थोड़ी सी ताख़ीर के साथ, लेकिन हमारे दोनों एमएलए भी आने वाले हैं। और उससे बड़ी खुशी ये है कि हमारे शहर भिवंडी के हरदिल अज़ीज़ एमपी खासदार, जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के मेंबर भी हैं, वो इस मसले से जुड़ जाने के बाद वो ये चाह रहे हैं कि मुझे पूरी बात समझाई जाए। और हकीकत है कि हम जो बातें कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड हम पेश कर रहे हैं, जो हम बहसें कर रहे हैं मजहबी, इन बहसों को, इन पॉइंटों को मराठी में, इंग्लिश में और दीगर सूबों की ज़ुबानों के अंदर मुंतकिल करके इन बिरादरान वतन के सामने पेश करना, इनको मुतमईन करना, ये सब मिलकर टीम बनेगी। अभी गुज़श्ता 8 अगस्त को पार्लियामेंट का मंज़र आपने देखा। सिर्फ हमारे कहने से क्या होने वाला था? हम तो पहले भी चिल्ला चुके थे, कोई सुनता? लेकिन बड़ों ने उनको पहले समझाया था, बतलाया था, और जब उन सब ने मिलकर इस चीज़ का सख्त विरोध किया, एहतजाज किया, तो उसका अंजाम आपके सामने है। अभी इंशाअल्लाह अगले खिताबात से पहले